इस एपिसोड में अभी हम देख रहे हैं टाटामरिज्म। इसमें हम क्या देख रहे हैं? टाटामरिज्म। मेरिज्म, डेफिनेशन इसकी कर लेते हैं जी। when two structural isomer are mutually interconvertible and exist in dynamic equilibrium is called tautomers and phenomena is called tautomerism, and this phenomenon is called टाटामेरिज्म। ठीक है, ये होगी इसकी एक डेफिनेशन। इंटरकन्वर्टेबल टू आइसोमर्स म्यूचुअली इंटरकन्वर्टेबल। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से इसको आगे लेके चलता हूं। लेट हमारे पास है ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 एसीटोन। ठीक है, कीटो फॉर्म है ये वाली। ये जो है एसीटोन इसके कुछ इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट क्या होता है देखें जी। ये जो है यहां पर लोन पेयर और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर होता है। ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर इसको अपनी तरफ पकड़ना शुरू कर देते हैं। जब ये इसको पकड़ना शुरू करते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड है अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा। इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होगी? बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई और ये जो बॉन्ड है यहां से इसकी ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा वो यहां पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहां पर इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब यहां पे फॉर्मेशन स्टार्ट होगी तो ये वाला ब्रेक डाउन होके इसके ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहां पर भी ब्रेकिंग हो जाएगी। यहां पर भी क्या हो जाएगी? ब्रेकिंग हो जाएगी। ठीक है, ये इसके अंदर मैकेनिज्म एडॉप्ट होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। अब देखिएगा, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये एक H मैंने इधर लिखा। ये जो है वो बॉन्ड कह लें या जो कुछ भी, ये इधर बनना शुरू हो जाएगा, ये इधर से टूटना शुरू हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके चला गया और अल्टीमेटली आपके पास क्या बना? दूसरा आइसोमर बना CH3C और ये क्या बना जनाब? O और ये H इसके साथ आके लग गया। ये सिंगल बॉन्ड था, ये डबल में कन्वर्ट हो गया। ये सिंगल बॉन्ड था, ये क्या हुआ? डबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या हुआ है आप देखें जरा। इसके अंदर मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई है। यस, इसमें मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई है। इसके अंदर मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई है। तो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम रेजोनेंस नहीं कहते बेटा। मूवमेंट ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसको तो हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये एग्जांपल दे रहे हैं टाटामर्स में, इसलिए कि रेजोनेंस के अंदर जस्ट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है।
रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, जस्ट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पोजीशन ऑफ द एटम चेंज नहीं होता, पोजीशन ऑफ द एटम चेंज नहीं होता। इसके अंदर क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ द एटम सारे का सारा चेंज हो रहा है, एटम अपनी पोजीशन टोटली चेंज कर रहे हैं। जब पोजीशन चेंज कर रहा है, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हो रही है, तो ये क्या होगा, ये होगा टाटामर्स। ये क्या होगा बेटा जी, ये होगा टाटामर्स, ये है टाटामेरिज्म। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, टाटामर्स हैं। अब ये जो फॉर्म है इसकी, ये कौन सी फॉर्म थी, कीटो की, और ये जो फॉर्म बनी है इसको हम कहते हैं इनोल। इन और ओल, हाइड्रोक्सल ग्रुप को ओल कहते हैं और इन अल्कीन को, यानी कि इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कीन और हाइड्रोक्सल ग्रुप ओल, तो ये बन गया इनोल। तो दिस इज द कीटो टू इनोल कन्वर्शन, और इसके दरमियान ये वाला एरो आएगा, सॉरी इसके दरमियान ये वाला एरो नहीं आएगा, इसके दरमियान ये वाला एरो आएगा, ठीक है। तो ये होगा इनके दरमियान टाटामेरिज्म के अंदर। ये जो मैंने पहले एरो बनाया गलती से, वो रेजोनेंस का एरो है, ठीक है। तो ये होगा कीटो टू इनोल कन्वर्जन के अंदर कि कीटो टू इनोल कन्वर्जन इज पॉसिबल इफ पॉसिबल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग विद द पोजीशन ऑफ द एटम आल्सो चेंज इज कॉल्ड टाटामर्स। फिर हम उसको क्या कहेंगे बेटा जी, टाटामर्स कहते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है। तो कीटो फॉर्म जिसमें कीटोन होता है, जैसे ये है, ये कीटोन है, एसीटोन है, तो ये क्या है, कीटो है, ठीक है, ये क्या है, कीटो है। और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है CH3COH और ये डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या कहते हैं, इनोल कहते हैं। तो दिस इज द कीटो टू इनोल कन्वर्शन होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कब होगा। बेटा आपके पास जो एसीटोन होता है ना, अगर आप उसको लैब में ओपन रखते हैं तो वैसे ही इवेपोरेट हो जाता है। हम इसको फ्रीज करके रखते होते हैं लैब के अंदर, फ्रीज़र में, तो इसको फ्रीज करके रखते हैं। अब इसमें ये कन्वर्जन चलती रहती होती है, कीटो टू इनोल, इनोल टू कीटो, ये कन्वर्ट होता रहता है, आपस में ये चलता रहता है, इंटरनल एनर्जी इनको आपस में एक्सचेंज करती रहती है, और ये प्रोसेस रुकता नहीं है। जिसके अंदर ऐसी कोई हो सिचुएशन, उसमें ये प्रोसेस फिर रुकता नहीं है, ये चलता रहता होता है। अब हम देखते हैं कि इनमें इनकी क्या परसेंटेज होगी, किस परसेंटेज में ये एग्जिस्ट करेंगे। और मोस्टली ऐसा होता है कि कीटो टू इनोल में अगर हम आपस में इनका कंपैरिजन करें तो ये जो कीटो फॉर्म होती है ना, ये वाली, ये लेस स्टेबल होती है, ये मोर स्टेबल होती है, और इसकी परसेंटेज होती है 0.001% जस्ट ये एग्जिस्ट करती है, और ये 70% ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन ये चेंज हो सकती है कब, जब इन किसी कंपाउंड के दरमियान दो कार्बोनाइल ग्रुप हों, जैसे इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप है ना, अगर इनके दरमियान दो कार्बोनाइल ग्रुप हों तो ये चेंज हो सकती है, इसमें ऐसा पॉसिबल होता है। जैसे हमारे पास है, अगर ये हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसकी ये कौन सी फॉर्म है बेटा, ये है कीटो फॉर्म, ये कीटोन है। और इसकी इनोल फॉर्म जो है वो है CH3COH, सॉरी ठीक हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको CH कर देते हैं जी, और ये C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये क्या बन गया यहाँ पर, ये इनोल बन गया, ये क्या बन गया यहाँ पर, इनोल बन गया, ठीक है, ये CH है। तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है कीटो फॉर्म की वो होती है 30%, इसकी होती है 70%, इसकी कितनी होती है, 70%। तो ये डिफरेंट परसेंटेज इसकी हो सकती हैं। लेकिन ये जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी के कीटो ज़्यादा होगा या इनोल होगा, इसके अंदर एक और भी बड़ा रोल प्ले होता है, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। वो किसका होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का, कि जब इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाए तो वो भी इसको एक्स्ट्रा ऑर्डरली स्टेबल कर देता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो इनके अंदर एग्जिस्ट करता है कैसे, इसकी जो 70% हो गई, ये 30% हो गई। इसी को मैं ज़रा कुछ ऐसे लिखूँगा कि आप थोड़ा सा इसको समझ सकें। मैं इसको लिखता हूँ एक रिंग की फॉर्म में, चलें मैं एक रिंग की फॉर्म में इसको लिखने की ट्राई करता हूँ,
आप देखिएगा ज़रा मेरी तरफ, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट ले रहा हूँ, मैं लिखता हूँ इधर जी, ये है मेरे पास CH3 और इस CH3 के साथ आगे है मेरे पास ये कार्बन, ये वाला सॉरी आपको ये नज़र नहीं आ रहा, मैं चलें इधर करता हूँ दूसरे पेज के ऊपर, इधर जगह थोड़ी है। ये हमारे पास है जी बेटा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और ये कीटो फॉर्म, और ये कीटो फॉर्म गई इनोल फॉर्म में और ये बन गया हमारे पास ये CH3, ये बन गया C और C डबल बॉन्ड O, ये बन गया CH, ये हो गया OH और ये क्या हो गया CH3, यानी कि इसका H जो है वो इधर जाके शिफ्ट हो गया, वही मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ से ये H जो है ये H किधर गया, इसके पास चला गया। ठीक है, ये बॉन्ड सिंगल हो गया, इधर ये वाला जो एक बॉन्ड था ये सिग्मा वाला ये पाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमारे पास ऐसे ही था, सिंगल बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट पाई आगे मूव कर देता है और फिर वो आगे मूव, इस तरीके से वो चलता रहता है। अब इसको मैं एक रिंग की फॉर्म में लिखता हूँ, ये है जी CH3, ये लिख लिया मैंने। आगे है आपके पास ये कार्बन लिख लिया, फिर है बेटा मेरे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये मैंने कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ लिख लिया है। ठीक है, और फिर इस कार्बोनाइल ग्रुप को तो मैं लिख चुका। अच्छा, अब देखें मैं इसको ऐसे करता हूँ, आगे ये है फर्दर अटैच CH के साथ अटैच है और ये जो CH है फिर ये आगे इसका है डबल बॉन्ड और ये फिर आगे है कार्बन और फिर इधर है इसके पास CH3 और फिर ये इधर है ऑक्सीजन और फिर इधर है H और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है इसके ऊपर क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब ये चार्जेस हैं तो ये देखें ये आपस में क्या करेंगे, इंटरनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। अब ये 70% एग्जिस्ट करने की रीज़न क्या है, हालांकि कीटो फॉर्म जो है उसको ज़्यादा क्यों नहीं है, यहाँ पर इनोल फॉर्म क्यों परसेंटेज उसकी ज़्यादा होगी, इसलिए एक तो उसमें जब अपने आप को इस तरीके से किया तो वो अपने आप को अरेंज कर लेता है और हर मालिक्यूल की यही विश होती है कि वो अपने आप को मोर स्टेबलाइज करे, तो इसने अपने आप को स्टेबलाइज करना था, इसने अपने आप को इस तरीके से स्टेबलाइज कर लिया और ये क्या है इसके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। और फिर देखें ये जो रिंग बना है 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर, और आपको पता है 6 मेंबर रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एज कम्पेयर टू एनी अदर रिंग। 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द एनी अदर रिंग। सो ड्यू टू दिस इनोल फॉर्म की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई है, तो समटाइम इनोल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द कीटोन से। उसकी रीजन मैंने आपको बताई है। ठीक है, क्या रीज़न हो सकती है आपके सामने है कि 6 मेंबर रिंग भी बन गया और वो भी स्टेबल है, तो अल्टीमेटली कंपाउंड बेटा जी उसी में जाएगा जो उसको मोर स्टेबलाइज करेगा, वो तो उसी में जाएगा ना जो उसको मोर स्टेबलाइज करेगा, तो जो मोर स्टेबलाइज कर रहा है वो उसी में ही जाएगा। तो ये हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास हो फिनोल, अगर हो हमारे पास फिनोल OH, ये फिनोल क्विनोन में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका नाम है क्विनोन, ये क्या है फिनोल है। ठीक है, अब हुआ क्या इसके अंदर, मैं आपको ज़रा इसका मैकेनिज्म दिखाता हूं ताकि आप इसको समझ जाएं। हुआ कुछ यूं है कि ये O और H है और ये है अच्छा, पहली तो बात ये है कि ये कौन सी फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। फिनोल की ये कौन सी फॉर्म है जी, इनोल फॉर्म है। क्यों, क्योंकि ये OH और ये उसके कार्बन के साथ आगे क्या है ये डबल बॉन्ड है, ये वाला, ये देखें। ठीक है, अब क्या हुआ
क्या हुआ कि ये क्विनोन में चला गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो गया, यानी कि इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन के ऊपर क्या हो गया बेटा जी, नेगेटिव चार्ज। जैसे ये नेगेटिव चार्ज आएगा ये जाके इसको पकड़ लेगा, जब ये इसको पकड़ लेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आके इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब देखें ये जो है ऑक्सीजन, ये पहले सिंगल बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड क्या हो गया, डबल हो गया, क्योंकि ये सिग्मा इधर आके पाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये जो है आपके पास इधर आ गया था नेगेटिव चार्ज। अभी देखिएगा ज़रा, मैं आपको बताता हूँ। तो ये इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसने छोड़ा क्या था, पॉजिटिव छोड़ा था। ठीक है, और ये जो है अपने आप को नेगेटिव चार्ज अपने आप को और स्टेबलाइज करने के लिए कुछ ऐसा करता है कि इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करवा देता है इस रिंग के अंदर। ठीक है, रेजोनेंस तो होती है ना, ये डबल बॉन्ड और ये हो गया आपके पास इधर बॉन्ड, ये यहाँ पर, और इधर क्या गया, नेगेटिव चार्ज। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इधर नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये मोर स्टेबल है। और यहाँ पर इसने जो छोड़ा था H पॉजिटिव अभी स्टिल है, ये H पॉजिटिव यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास, इधर आके H ऐड हो गया था ये वाला, तो ये क्विनोन बन गया। ये क्या बन गया था, क्विनोन बन गया आपके पास। इस तरीके से इसके अंदर भी एडिशन हो सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनमें कीटो फॉर्म की कुछ ना डिफरेंट परसेंटेज की फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकता होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता। तो ये हो गया हमारे पास। चलें जी, ठीक है, बाकी चीज़ें तो सिंपल सी हैं और कोई नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपके पास एसीटोन है, ये तकरीबन 100% कीटोफॉर्म में होता है, और जो एसिटल्डिहाइड है वो 99% वो कीटोफॉर्म में होता है। इस तरह मेलोनिक एस्टर है, ये भी 99% होता है। तो जिस तरह ये नंबर ऑफ द कार्बन बढ़ते जाएंगे, कीटोनिक फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म कम होती जाएगी, इनोल फॉर्म इंक्रीज करती जाएगी। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहीं पे भी किसी भी जगह पे जाके इनमें एग्जिस्टेंस हो सकती है और ये होती है। तो इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड का इफ़ेक्ट होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इनमें ये जो होती है ब्रेक डाउन, कैसे चलती है, कैसे खुद ही होती रहती है, कभी ये कीटो में कन्वर्ट हो गया, कभी इनोल में चला गया। ये जो सल्फ इसकी ब्रेकेज है और फॉर्मेशन है, इसको हम क्या कहते हैं जी, ऑटोपाइरोलिसिस। ऑटोपाइरोलाइसिस, खुद ब खुद इसका ब्रेक डाउन होना, खुद ब खुद किसी भी कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना, उसको हम ऑटोपाइरोलिसिस कहते हैं। अब इसके लिए हमें कोई ना कोई इसके लिए मीडियम प्रोवाइड लाजमी करना पड़ता है, और विदाउट मीडियम भी ये ऐसा पॉसिबल है। वैसे देखें ज़रा, अगर विदाउट मीडियम है, इसके अंदर एक्चुअली ऑटोपाइरोलिसिस के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर क्या क्या करता है कि मॉलिक्यूल रिलीज ए प्रोटॉन एंड फॉर्म द इंटरमीडिएट इनोलेट आयन। अब एलेट हमारे पास ये था, ये C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन, और इसके पास आगे हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन, और इधर भी क्या था, हाइड्रोजन। जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, रिलीज ऑफ द प्रोटॉन, और ये कार्बनाइन बनाता है। ठीक है, रिलीज द प्रोटॉन एंड फॉर्म द इंटरमीडिएट इनोलेट आयन भी हम इसको कहते हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड, और ये कार्बन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन इसने रिलीज किया था H पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज। ये फर्स्ट स्टेप इसका होता है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो होता है ना बेटा, नेगेटिव चार्ज ये इस बॉन्ड में, और ये इधर चला जाता है, और ये फिर इस प्रोटॉन को अगेन ये ऑक्सीजन जाके एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये है जी CO, और इसने ये एक पकड़ लिया, ये बॉन्ड डबल हो गया, ये H, और ये इसका मैकेनिज्म होता है हमारे पास ऑटोपाइरोलिसिस का।
विदाउट किसी भी मीडियम भी ये प्रोसेस चलता है, विदाउट किसी भी मीडियम ये प्रोसेस चलता है। लेकिन अगर आप इसको कोई मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर ये फ्रीक्वेंटली चलता है, फिर ये स्पीडली चलता है, फिर ये ग्रेजुअली चलता है, ठीक है, फिर ये अच्छा चलता है। अब अगर लेट्स सपोज आपने इसको इसके अंदर कोई एसिड डाल दिया, हम इसको यानी कि कहें कि आपका जो रिएक्शन है वो एसिड कैटालाइज्ड हो गया। रिएक्शन क्या हो गया बेटा जी, एसिड कैटालाइज्ड हो गया, आपने उसके अंदर एसिड प्रोवाइड किया हुआ है। फिर क्या होगा, मैकेनिज्म देखें कि कार्बोनाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन, इधर कुछ भी आगे अटैच हो सकता है। हमारी फंडामेंटल तो यही रिक्वायरमेंट है ना किसी भी कीटो टू इनोल कन्वर्जन के लिए कि हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए और उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन होना चाहिए, ये है। और दूसरा हमारे पास है यहाँ पर कोई भी हमने एसिड प्रोवाइड की दिया है जिसके अंदर प्रोटॉन है, ये क्या होगा जी, भाग के इसके जो लोन पेयर है वो इसको पकड़ेंगे। जब ये भाग के इसको पकड़ेंगे तो ये बनेगा जी सी डबल बॉन्ड ओ, दो लोन पेयर थे ना इस ऑक्सीजन के ऊपर, एक पीछे रह गया, एक इसने जाके इधर बॉन्ड बना लिया, एच पकड़ लिया और ये क्या हो गया जनाब एच, और बाकी जो इसके साथ जो भी आगे एटम्स अटैच हैं हो सकते हैं। अब होगा क्या, जब ये वाली सिचुएशन बनी तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कतअन फेवरेबल नहीं है। ऑक्सीजन कभी नहीं चाहता कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, क्योंकि ये इसकी नेचर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कहेगा भाई मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता, मुझे मेरा पॉजिटिव चार्ज वापस करें। तो अल्टीमेटली क्या होगा, रेजोनेंस होगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर जाके शिफ्ट होगी, ये बन जाएगा OH और ये कार्बन, ठीक है, और ये CH और ये H, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। हाँ, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये फेवरेबल है, लेकिन ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया था ये फेवरेबल नहीं था, ना है ये फेवरेबल नहीं था, ना है ये फेवरेबल है। सो इसके अंदर ये वाला इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट। जब एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं, जब एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं तो क्या बनता है जी, आपके पास कार्बोकेटाइन बनता है। तो जिस तरह से ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड में पॉसिबल है, सेम इसी तरह से रिएक्शन बेस कैटालाइज्ड में भी पॉसिबल है, ठीक है। जिस तरह से एसिड कैटालाइज्ड के अंदर पॉसिबल है, सेम इसी तरीके से जो बेस कैटालाइज्ड है उसके अंदर भी रिएक्शन पॉसिबल है। और आपको पता है जो बेस होती है वो हाइड्रोजन पिकर होती है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर होती है। आपके पास है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, टाटोमेरिज्म के लिए, और आपके पास उसकी नेबर में होना चाहिए हाइड्रोजन। बाकी इधर जो कुछ भी हो हमें कोई सरोकार नहीं है, एक हाइड्रोजन का होना मस्ट है, ठीक है। अब आपके पास है बेस, बेस का क्या काम है, उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है। अब ये यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जब ये प्रोटॉन यहाँ से इसको पकड़ रहा है, ठीक है, H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो ये बॉन्ड टूट के शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, यानी कि ये बनेगा आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप, और ये कार्बन इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। और जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए फिर उसको कार्बोकेटाइन नहीं बल्कि कार्ब एनाइन कहते हैं, फिर इसको क्या कहते हैं, कार्ब एनाइन कहते हैं। तो ये आपके पास फिर इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बनता है, और फिर ये कार्बोनाइन ऐसे मूव करता है और ये फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर ऑक्सीजन के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाती है थ्रू रेजोनेंस। तो ये बनती है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड कार्बन, और ये कुछ इस तरीके से। और फिर ये जो है इसने, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट ने एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो है वो प्रोटॉन वापस करना होता है, ये वापस प्रोटॉन इसको करेगा, और वो जो बेस ने एक प्रोटॉन लिया था वो वापस ये पकड़ लेगा इधर से, बेस SH यहाँ से निकल जाएगी। अगर ये SH निकलेगी तो हम इसको कैटलिस्ट कहेंगे ना, तो ये बन जाएगा OH डबल बॉन्ड C, और ये वाला, तो ये क्या बन गया आपके पास, इनोल फॉर्म बन गई इस कीटो। तो अगर आपके पास कीटो टू इनोल कन्वर्जन एसिड कैटालाइज्ड है, देन जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर वो बेस्ड कैटालाइज्ड है जैसे ये है आपके पास, तो फिर वो क्या बनेगा, कार्बानाइन बनेगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो
ये हो गया। अब हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, यूज़ ऑफ द टाटोमर्स। ठीक है, वी यूज़ द टाटोमर्स टू आइडेंटिफाई द अल्कोहल। हम अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टाटोमर्स को यूज़ करते हैं। कैसे? फेरिक क्लोराइड होता है, अगर आप यूनिवर्सिटी में आए तो मैं आपको ये करवाऊंगा प्रैक्टिकल इंशाल्लाह ताला। वी ऐड फेरिक क्लोराइड बीकर में, और फिर इन प्रेजेंस ऑफ द इनोल इट मस्ट बी प्रोड्यूस द वायलेट कलर। अगर ये वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो फिर ये आपके पास क्या होगा? एल्डिहाइड, अदरवाइज ये एल्डिहाइड नहीं होगा। सॉरी, अल्कोहल है, फिर अदरवाइज ये अल्कोहल इसके अंदर नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल की फॉर्म में भी आ सकता है और आएगा भी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है या मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? नेक्स्ट है जी हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? इसको एम इफेक्ट भी कहते हैं। इट प्लेज ए साइड बाय साइड विद द इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट व्हेन वी अप्लाइंग इट्स इन द मॉलिक्यूल। यानी कि जहां पर ये इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा होता है ना, वहीं पे मीजोमेरिक इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा होता है। इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। यानी कि ये दोनों एक साथ चलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट भी चलेगा और बेटा जी मीजोमेरिक इफेक्ट भी चलेगा, दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, लेकिन एट ए टाइम इन दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होता है। एट ए टाइम इन दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होता है। वो जो डोमिनेंट होता है वही हम उसकी नेचर को फिर डिसाइड कर देते हैं कि इसकी ये वाली नेचर है। जो वो डोमिनेंसी उसकी होती है उसी को हम फिर डिसाइड कर देते हैं कि इसकी ये नेचर है। ठीक है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड अल्टरनेटली विद द सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ये उसके अंदर है जिसमें अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखें कि जहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा वहीं पे मीजोमेरिक इफेक्ट भी होगा, दोनों इफेक्ट साथ साथ चलेंगे, लेकिन एट ए टाइम कोई एक डोमिनेंट होगा। सिस्टम के अंदर जब पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो डीलोकलाइज होते हैं, आप पहले ज़रा थोड़ा सा उसको अपने माइंड के अंदर रिमाइंड करें कि वो हमने जो पढ़ा था, तो उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमने जो फिर उसके बाद देखे थे। तो इसके अंदर क्या होता था? डिक्रीज इन वन एट वन पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अल्टरनेटली क्या होता था? किसी और पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती थी। ठीक है, यानी कि अगर ये देखें फिनोलेट आयन था, इसको हम देखें तो रेजोनेंस के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे शिफ्ट हुई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर इस कार्बन के ऊपर चली गई, डबल बॉन्ड, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये लें जी। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई, इधर क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अल्टरनेटली ऐसा ही चलता था, एक के ऊपर डिक्रीज दूसरे के ऊपर इंक्रीज। ठीक है, तो इसी तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट भी इसके अंदर अब ऑपरेट हो सकता है। देखें आप कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जैसे ये रेजोनेंस ऑपरेट हो रहा है, सेम इसी जगह के ऊपर बेटा जी इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है। ये इस तरीके से अब देखें, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये यहाँ से विड्रॉ कर रहा है, ये फर्दर विड्रॉ करेगा, ये इधर से विड्रॉ करेगा, ये यहाँ से विड्रॉ करेगा, सिमिलरली ये यहाँ से आएगा विड्रॉ करेगा। ये मैं इंडक्टिव इफेक्ट का सिंबल यही होता है ना जो हम शो कर रहे हैं अभी तक यहाँ पे। तो ये रेजोनेंस भी शो करेगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करेगा, दोनों शो होंगे, लेकिन एट ए टाइम कोई एक डोमिनेंट होगा। जो एक डोमिनेंट होगा उसी को हम कहते हैं कि ये उस नेचर का कंपाउंड है। हाल चलेंगे दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों चलेंगे। ठीक है, और इसी तरह जिस तरह हमने पॉजिटिव आई इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट कहा था, इसी तरह से हम पॉजिटिव एम इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट एक ही बात होती है। ठीक है, अब पॉजिटिव एम इफेक्ट क्या होता है कि जो डोनर होता है रेजोनेंस के अंदर, जो डोनर होता है, जैसे ये है, ये पॉजिटिव एम इफेक्ट शो कर रहा है।
जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर होगा वो पॉजिटिव एम इफेक्ट कहलाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्राइंग होगा तो वो नेगेटिव एम इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब विदड्राइंग में आपको पता है NO2 था, आपको पता था साइनाइड था, आपको पता था कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, आपको पता था एल्डिहाइड ग्रुप था, एटसेट्रा, बहुत से और भी ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं नेगेटिव एम इफेक्ट। तो हम नेगेटिव एम इफेक्ट को ये भी तो इस तरीके से भी हम अगर इनको कहें कि ए ग्रुप कंटेनिंग एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन एन atom connected to the unsaturated system donate the electron pair to the unsaturated system and give the containing atom connected to the unsaturated system withdraw the electron from the unsaturation system। यानी कि ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच हों और ये अनसेचुरेटेड सिस्टम को डोनेट करें, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये अनसेचुरेटेड सिस्टम में इन्वॉल्व हों और फिर एट द एंड ये जो अनसेचुरेटेड सिस्टम से बाहर निकल जाएं। ये क्या होती है, ये इसके अंदर रेजोनेंस होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एम इफेक्ट इस तरीके से होता है। मैं आपको ये थोड़ा सा इस तरीके से आपको बता दिया। और इसी तरह अगर वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स है, यानी कि अनसैचुरेशन, वो विड्रा करेगा और वही इस तरीके से वो आगे चलता रहता होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव एम इफेक्ट और नेगेटिव एम इफेक्ट। पॉजिटिव एम इफेक्ट क्या है, जो डोनर है वो पॉजिटिव एम इफेक्ट है। याद रखें, जो भी एटम डोनर है, जो डोनेट करता है, और ये डोनेटिंग और विदड्राइंग इफेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। ठीक है, तो वो क्या करता है, पॉजिटिव एम इफेक्ट होता है, और जो विदड्राइंग होता है वो नेगेटिव एम इफेक्ट शो करता है। और मैं आपको ये डिटेल के साथ बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग क्या है, विदड्राइंग क्या है, एक्टिवेटिंग इफेक्ट क्या है, डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सा विदड्रा करता है, कौन सा डोनेट करता है। और जिस तरह से ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी, इसी तरह मैं आपको विदड्राइंग की भी ये वाली एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ। ठीक है, ये विदड्रा करता है, तो इसी तरीके से हम इसको फिर भी देख सकते होते हैं। और यहाँ से हम इसकी किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी भी चेक कर सकते होते हैं, बेसिसिटी भी चेक कर सकते होते हैं, और जो हम पहले कर भी चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है फिनोल, ये एक एसिड है, ये OH, इसके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है। सिमिलरली आपके पास है इथाइल अल्कोहल, इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, फिर स्ट्रॉन्गर एसिड फिनोल है। क्यों, क्योंकि इसके साथ ये विदड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, और इसके साथ क्या है, ये CH3 और CH2, ये क्या है, डोनर ग्रुप है। तो जो मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो डोनर ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट में, जब भी मैं आपको पढ़ा रहा था कि जब भी लगा हुआ होगा जो विदड्राइंग होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो उसकी एसिडिटी है उसको इंक्रीज करेगा, उसको मोर एसिडिफाई करेगा, वो उसको क्या करेगा, मोर एसिडिफाई करेगा। और जब डोनेटिंग है तो वो उसको लेस एसिडिफाई करेगा। तो इसी